गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आजकल आपका रिवीजन चल रहा है और इससे पहले भी कई चैप्टर इस कंप्लीट हो चुके हैं। आज इसमें रिवीजन कराएंगे हम ऋतुराज जी का। ऋतुराज जी का जीवन परिचय आपको पता है, ठीक है, कि इनका जन्म 1940 में भरतपुर में हुआ था और इन्होंने जयपुर से अंग्रेजी में एमए किया। वहाँ के विश्वविद्यालय से कई वर्षों तक इन्होंने अध्यापन कार्य किया। उसके बाद रिटायर होकर ये जयपुर में ही रहते हैं। अब वे क्या करते हैं, अपनी कविताओं का संग्रह करते हैं। वे कविताएं लिखते हैं और उनकी बहुत सी प्रसिद्ध कविताएं हैं। इन कविताओं में उनकी एक कविता है कन्यादान। कन्यादान, जैसे कि आपको पहले भी इसमें मैंने पढ़ाया था कि कन्यादान एक माँ और बेटी की भावनाओं की कहानी है। ऋतुराज जी ने इस कविता को जब लिखा तो उससे उनके संवेदनशील होने का पता लगता है कि वे स्त्रियों के प्रति कितने संवेदनशील हैं। किस तरह से विवाह के बाद लड़कियों को कष्टों का सामना करना पड़ता है या उन्हें जिम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं, तो वे किस तरह से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करें, इस चीज़ को ऋतुराज जी ने यहाँ पर दर्शाया है। और एक माँ अपनी बेटी के विवाह के समय कितनी दुखी होती है, उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। अब जब किसी का विवाह होता है तो वहाँ पर क्या है, हर कोई दुखी होता है, लेकिन सबका दुख कुछ पल का होता है। लेकिन एक उतनी भीड़ में एक माँ ही ऐसी व्यक्ति होती है जिसका दुख सबसे सच्चा होता है। वह अपनी बेटी का जब विवाह कर रही तो उसको ऐसा लगता है कि जैसे वह उस जितनी जीवन भर की उसने पूंजी कमाई थी वो आज किसी को दान दे रही है। अब यहाँ पर देखिए, ये कह रहे हैं कि कितना प्रामाणिक था उसका दुख। प्रामाणिक का मतलब होता है सच्चा, ठीक है। यहाँ पर वो प्रामाणिक का मतलब बता रहे हैं कि कितना सच्चा होता है एक माँ का दुख जब वह अपनी बेटी का कन्यादान करती है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसके जीवन भर जो उसने धन कमाया था, पूंजी जमा की थी, वह उसे अब किसी और को सौंपनी पड़ रही है। तो ये बहुत दुखद पल होता है कि जब हम किसी चीज़ को बहुत प्यार से सहेज के समेट के रखते हैं और बाद में हमें वह वस्तु या चीज़ किसी को देनी हो तो उससे हमें बहुत दुख होता है। तो यहाँ पर तो माँ अपनी बेटी को दूसरे के हवाले कर रही है, तो यहाँ पर उनका दुख जायज़ है। अब माँ को दुख क्या है कि उसकी जो बेटी है अभी समझदार नहीं है। वह इतनी भोली सीधी सादी है कि उसे सुख का पता तो चलता था कि सुख क्या होता है, लेकिन किस तरह से दुख को बांटना है यह उसे नहीं आता था। किसी का दुख वो कैसे बांटे। पाठिका थी वो धुंधले प्रकाश की। कवि कहते हैं कि वह एक ऐसी पाठिका है, पाठिका कहते हैं पढ़ने वाला, जो धुंधले प्रकाश में उसे पता है कि इसमें क्या लिखा है, लेकिन वह उसको ढंग से समझ नहीं पाती। उसे जितना भी कुछ तुकों कुछ लयबद्ध पंक्तियों के उसे जितना समझाया गया है उतना ही उसे समझ आता है। अब यहाँ पर माँ अपनी बेटी को समझाते हुए कह रही है कि शादी के बाद, विवाह के बाद उसको दूसरे घर में किस तरह से अपने आप को ढालना है, किस तरह से वहाँ की जिम्मेदारियों को निभाना है, इस तरह का समझाते हुए वो कहती है कि पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। माँ कहती है कि विवाह के बाद ऐसा ना हो कि तुम सिर्फ अपनी सुंदरता को ही निहारती रहो। तुम्हारा एक कर्तव्य होगा कि तुम अपने परिवार का ध्यान रखो, क्योंकि एक स्त्री में ही यह गुण होते हैं कि वह अपने परिवार को प्रेम से सहेज के रखती है। तो ये काम तुम भली भांति करना। फिर इसके बाद माँ उसको समझाती है। अब यहाँ पर तो माँ क्या कर रही है,
अपनी बेटी को उसके कर्तव्य बता रही है, उसका फर्ज क्या है, लेकिन उसके साथ साथ उसे आगाह कर रही है, उसे सावधान कर रही है कि जो आग रोटियां सेकने के लिए हैं वह जलने के लिए नहीं, कि तुम अपने परिवार में सबका ध्यान रखना, अपनी जिम्मेदारी, अपने कर्तव्य पूरी तरह निभाना, लेकिन इसके बावजूद अगर कोई तुम पर अत्याचार करे या तुम्हारा शोषण करे तो तुम उस अत्याचार को सहन मत करना। इसी चीज़ के लिए यहाँ पर माँ ने कहा है कि आग रोटियाँ सेकने के लिए है। माँ अपनी बेटी को समझाती है कि जिस आग में हम रोटियाँ सेकते हैं, तुम ऐसे किसी के सामने मत दबना, दब्बू बन के मत रहना कि वह रोटी सेकने की बजाय तुम्हें ना जला दे। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक ब्रह्मों की तरह। माँ कहती है कि जो ये वस्त्र और आभूषण है, यह स्त्री को एक बंधन में बांधे रखने के लिए होते हैं। सारी खुशियाँ हमें इन वस्त्रों और आभूषणों से नहीं मिलती, इसलिए तुम इनको सिर्फ एक बंधन की तरह समझना। कोई तुम्हारा शोषण करे, कोई तुम पर अत्याचार करे, लेकिन बाहर दिखाए कि हम बहुत खुश हैं, तो ये चीज़ मत होने देना। अपने ऊपर किसी को हावी मत होने देना। माँ ने कहा लड़की होना, पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। यहाँ पर माँ कहती है कि तुम लड़की होना, अर्थात तुम में लड़कियों वाले सारे गुण होने चाहिए। अब लड़कियों के गुण क्या होते हैं? वो सहनशील होती हैं, परिवार को बांधे रखने वाली होती हैं, ममता पूर्ण होती हैं, ठीक है, स्नेह, सहनशीलता, ये सभी गुण एक लड़की में होते हैं। तो ये गुण तुम अपने भीतर रखना, लेकिन लड़की जैसी दिखाई मत देना। लेकिन अगर कोई तुम्हारा शोषण करे, तुम पर अत्याचार करे, तुम्हें कष्ट दे, तब तुम एक दब्बू और भोली लड़की बनकर उन अत्याचारों को सहन मत करना, अर्थात तुम उनका मुकाबला करना, उसका विरोध करना। इसलिए माँ कहती है कि लड़की जैसी दिखाई मत देना। अब बच्चों यहाँ पर जो है ये इसकी व्याख्या मैंने आपको लिखवा रखी है। मैं इसके कुछ क्वेश्चन आंसर आपको बना के दूंगी, जो आपने इसकी घर में प्रैक्टिस करनी है। और अब आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी कम समय बचा है, तो इसलिए आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करें और जितना भी आपको काम दिया जा रहा है उसको टाइम पर सबमिट करें, ठीक है। तो इस तरह से हम इन्हीं के बीच से कई क्वेश्चन बना सकते हैं, वो मैं आपको होमवर्क पोर्टल में दूंगी, तो उससे आपने करना है। इसको आप एक टेस्ट के रूप में करोगे, ठीक है। तो आप अपना एग्ज़ाम खुद ही लोगे घर में कि जो मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ तो आप उसका आंसर बिना बुक से देखे आप किस तरह से दे सकते हो। तो इससे यही पता लगेगा कि आपको ये चैप्टर समझ में आया, ये कविता आपको समझ में आई है, तो तब आप उसको बहुत आसानी से कर पाओगे। तो आप कोशिश यही करना कि आप बिना देखे एक टेस्ट के माध्यम से इसको पूर्ण करेंगे, ठीक है। अगर आप ऑफलाइन क्लास में होते तो आपका हाथों हाथ टेस्ट लिया जाता, तो ये आप ऑनलाइन ये जो पढ़ाई चल रही है, तो आप ये समझिए कि यहाँ पर भी हमारा टेस्ट लिया जा रहा है और ये टेस्ट मैं होमवर्क पोर्टल में दूंगी और उसको आपने कंप्लीट करना है। तो इसके बाद फिर जो नया है, अब काव्य खंड के सभी चैप्टर इनका रिवीजन लगभग कंप्लीट हो ही गया है, तो इसके बाद और फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे गद्य खंड का। और अब आपका जो है टेस्ट सीरीज चलेगी। अब मैं जो भी क्वेश्चन आपको दूंगी वो आपको एक टेस्ट के माध्यम से ही उनको पूरे करने होंगे। ये एक तरह से आपकी प्रैक्टिस है, रिवीजन हो रहा है, तो आप इसको प्रैक्टिस अच्छे से कीजिएगा। और फिर इसके बाद ग्रामर का पोर्शन होगा, उसके टेस्ट होंगे। थैंक यू।